Welcome dear students. Now you are watching lecture number 31 of physics of plus 2 class. Today's topic is atomic or molecular polarizability. ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था और पोलराइजेशन के बारे में स्टडी किया था। सो आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से स्टडी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, लेक्चर नंबर 31, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स तो वो हैं जिनमें पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं और नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल्स में बनी रहती है, इस तरह से। लेकिन नॉन पोलर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो सारा कोइंसाइड करता है। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि उनका अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में लाई करता है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उनका 2 यूनिट ही नेगेटिव चार्ज सिमेट्रिकली एटम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे। तो इस केस में उनकी जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पर 0 होती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऐसे किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, लेट अस से दैट ये हम लोगों ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ऑफ चार्ज रखकर, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस वे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगाएगी जो कि फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर भी फील्ड लगाएगी, फोर्स लगाएगी जो कि फील्ड के ऑपोजिट होगी। सो व्हाट हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जो आपका मॉलिक्यूल जो है पहले कैसा था, स्फेरिकली सिमेट्रिक था, वो अब थोड़ा उसकी सिमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और वो स्ट्रेच हो जाता है, और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, और यू कैन से नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लेट के नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं, और यू कैन से दैट कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाते हैं और नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट आ जाते हैं। तो इस केस में जो मॉलिक्यूल के अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी सेट हो जाती है, जो कि पहले 0 थी। ठीक है, जो कि पहले क्या थी, 0 थी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि ये नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन क्यों रही है। ये नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनती है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई की है, अगर हम उसे ई मान लेते हैं, ठीक है, ई नॉट एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा इनके बीच में सेपरेशन होगी, और जितनी ज़्यादा सेपरेशन होगी उतनी ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू 2L। 2L इनके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 2L डिस्टेंस आ जाता है इन दोनों के बीच में। आ रही है बात समझ में? गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अगेन हियर डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। 2L होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा ये डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगी। इसका मतलब दिस डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। आ रही बात समझ में? और डायरेक्शन की अगर आप यहाँ पे बात कर लें तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो आप इसे वेक्टर में भी लिख सकते हैं इस तरह से।
ठीक है, जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू ई वेक्टर। दो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं। ठीक है, पी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो ये आता है एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है वो आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो हम लोगों ने कूलम लॉ में स्टडी किया था। और ये जो यहाँ पर अल्फा एक नया कांस्टेंट आया, अल्फा, ये अल्फा जो है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे आप कहेंगे, इसे हम लोग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी का नाम देते हैं। क्या नाम है इसका, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है यार, ये बात समझ में, दिस इज नोन एज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। सो यू कैन हैव P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा इंटू ई, यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो आप लोग, ये P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा को डिफाइन भी कर सकते हो और इसके यूनिट और डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट इट। ओके, सो यहाँ से हम लोगों ने जो मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा है उसका फॉर्मूला आपने P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसके यूनिट की अगर बात कर लें तो इसके यूनिट हो जाएंगे, देखो P डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट के यूनिट कूलम इंटू मीटर होते हैं। एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसके यूनिट आप लोगों के कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम होते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कूलम 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 आपका सारा कैंसिल हो जाएगा, पर न्यूटन भी कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर ऊपर पावर और ये मीटर और इसके यूनिट मीटर क्यूब आ जाएंगे। तो जो आपकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी है उसके यूनिट मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी L3 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यू कैन से इट एज अ डायमेंशंस ऑफ अ वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम के डायमेंशंस होते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आएगा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, दिस इज डिफाइंड एज द, यू कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of the polarized dielectric, of the polarized dielectric, that is dipole moment per unit volume of the polarized dielectric। ठीक है, that is you can say P vector is equal to small n into P vector। ठीक है, यहाँ पर P कैपिटल P वेक्टर क्या है आपका, कैपिटल P वेक्टर आपका पोलराइजेशन वेक्टर होगा, और स्मॉल m जो है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ठीक है, दैट इज आप इसको बोल सकते हैं इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms or molecules, and upon v is the volume। ठीक है, तो स्मॉल n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कैपिटल N अपॉन v।
और स्मॉल p जो है यहाँ पर उसको आप बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम और वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट होगी ये। और n क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका पोलराइजेशन वेक्टर p इज इक्वल टू n इंटू पी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। यहाँ से आप इसके यूनिट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इसके यूनिट, देखिए पी वेक्टर है आपके पास एन पी वेक्टर। ठीक है, तो इसके जब आप यूनिट की बात करोगे बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट पी, पी का जो डाइपोल मोमेंट पी के यूनिट हो जाएंगे कूलम मीटर, कूलम मीटर। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो एटम का तो यूनिट लेस होगा, पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसके यूनिट हो जाएंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लें आप लोग, तो ये डाइपोल मोमेंट पी है, पी होती है क्यू इंटू 2L, और n आपका n अपॉन वी है। तो यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला भी बना सकते हैं। क्यू का डायमेंशनल फार्मूला 80 हो गया, लेंथ का l हो गया, n यूनिट लेस, नंबर लेस, डायमेंशन लेस सब कुछ है क्योंकि एक नंबर है, और v आपका L3 हो गया। तो ये l-2 हो जाएगा यहाँ से, तो m आपका 0 रहेगा, l आपका -2 हो जाएगा, t आपका 1 हो जाएगा, और a भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर का। ठीक है, आई बात समझ में। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, पोलराइजेशन वेक्टर भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और उस टर्म का नाम है, नो हेयर कम्स द ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टर्म इज योर ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, अभी हम लोगों ने पोलराइजेशन वेक्टर स्टडी किया, कैपिटल P वेक्टर। So it is found that it is directly proportional to the E vector, but this E is the reduced electric field. इस बात का ध्यान रखेंगे, this is reduced electric field। ठीक है, reduced electric field का मतलब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद बचती है, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है पिछला लेक्चर, उसको जरूर देख लें। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाएंगे तो ये बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएंगे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी काई ई आता है, और दूसरा एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, आपको पता है। और ये जो काई ई यहाँ पर नया कांस्टेंट आया, इसे हम लोग ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं, या ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला भी आ जाता है, दैट कैन बी रिटन एज P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, यहाँ से आप इसका डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट, CGS यूनिट जो भी चाहें वो निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। लेट मी डू दिस। अभी आपने पोलराइजेशन वेक्टर P के यूनिट निकाले, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपको पता है क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम। तो ये देखिए ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। डू दिस योरसेल्फ एंड यू विल सी दैट नो यूनिट्स means susceptibility और काई ई इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इसके ना कोई यूनिट होते हैं और ना ही कोई इसके डायमेंशन होते हैं। इसका मतलब ये सिंपली एक क्या है, नंबर है, इट इज जस्ट अ नंबर। अब ये नंबर है तो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है दिस नंबर गिव्स अस द नेचुरल measure of the polarizability of the dielectric। ठीक है, ये नंबर हमें क्या देता है, ये नंबर हमें देता है नेचुरल मेजर ऑफ द पोलराइजेबिलिटी
पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, कि आपका डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हो सकता है। ठीक है, इट गिव्स द मेजर ऑफ द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कितना हो सकता है। ठीक है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द काई ई, राइट। ठीक है, तो ये हमने ससेप्टिबिलिटी पोलराइजेबिलिटी भी पढ़ लिया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। जो हमने पी वेक्टर फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो इट इज फाउंड दैट और इट इज प्रूव्ड दैट, हम अभी देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू बाउंड चार्जेस डेंसिटी, P इज इक्वल टू सिग्मा P के बराबर होता है। तो बाउंड चार्ज क्या होते हैं प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, बार बार आ रहा है, उसको पूरा देखिए। ठीक है, और अच्छे से जानने की उसको कोशिश कीजिए, तभी ये लेक्चर आपका क्लियर हो पाएगा। सो P इज इक्वल टू सिग्मा P होता है। कैसे होता है सिग्मा P, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग एक लेट अस सपोज दैट एक रेक्टेंगुलर शेप में रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लेते हैं डाइलेक्ट्रिक का, जिसका सरफेस एरिया जो है वो हम A सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो हम D मान लेते हैं। सो लेट अस सपोज दैट जब इसे किसी इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो ड्यू टू पोलराइजेशन हम लोगों ने देखा है कि इस डाइलेक्ट्रिक के ऑपोजिट फेस के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट अस से दैट इस तरफ इसके ऊपर माइनस क्यू पी चार्ज आ जाता है, तो दूसरा जो फेस है इसका उसके ऊपर इसका प्लस क्यू पी चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट फेस पर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली चार्ज क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको अगर डाइलेक्ट्रिक को बहुत स्मॉल सपोज कर ले तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दैट विल बी चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज इसका क्यू पी है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस जो है वो डी है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू और बीच में डिस्टेंस 12 है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 12 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 12 वी आर टेकिंग डी, 12 भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक फार्मूला आपको पता है, तो ये डाइपोल मोमेंट बन गई। ठीक है, सो P इज इक्वल टू क्यू पी इंटू डी हो गया, राइट। बट हम लोगों को मालूम है कि पोलराइजेशन वेक्टर P क्या होता है, अभी हमने डिफाइन किया। पोलराइजेशन वेक्टर P होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्टडी किया हम लोगों ने अभी। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपल वर्ड में कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट आप लोगों ने क्यू पी इंटू डी रख दिया। ठीक है, क्यू पी लिख रहा हूँ, इंड्यूस चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन या बाउंड चार्ज, एक ही नाम है इनका। ठीक है, अपॉन अ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक, अगर ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इस फेस का एरिया आप लोग ए मान लेते हैं, ए इज द एरिया ऑफ दिस फेस। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा ए इंटू डी, ए इंटू डी। आ रही बात समझ में। अब डी से डी आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया क्यू पी अपॉन ए, दैट इज चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। और चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन चार्ज यहाँ पर सरफेस चार्ज है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी या बाउंड चार्ज है, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपका पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है इन मैग्नीट्यूड, और न्यूमेरिकली आप ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो एक पॉइंट अब ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लेते हैं, रिलेशन बिटवीन काई ई एंड के। काई ई जो है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है आप लोगों की, और के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, और अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नॉट है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी सेट हो जाती है, और तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, मालूम है आप लोगों को।
तो यू कैन से E इज इक्वल टू, हम रिड्यूस्ड, ये कैपिटल E रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड, ठीक है, राइट। क्लियर हो गया यहाँ पर, राइट। अब ये जो यहाँ पर पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसका भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन होती है। तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ई नॉट को हमने ई लिख दिया और ई पी का वैल्यू हम लोगों ने सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है। और सिग्मा पी हमने अभी अभी प्रूव किया पी के बराबर होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और राइट साइड पे आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे आपके पास ई है, ई आपके पास रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देते हैं, सारे एक्सप्रेशन को रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया ई नॉट अपॉन ई आर माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आर। मैं यहाँ पे ई आर लिख ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई रिड्यूस्ड अपॉन ई रिड्यूस्ड, इस तरफ 1 रह गया, और ई नॉट अपॉन ई रिड्यूस्ड क्या होता है, रेशियो ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया है, ठीक है। तो ये आपका के हो गया, माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आर, अभी हमने प्रूव किया ये काई ई होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आ रही है बात समझ में, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो यू गैट 1 इज इक्वल टू के माइनस काई ई, और यहाँ से आप बोल सकते हैं काई ई को शिफ्ट कर दें आप लोग, तो ये 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है किसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई ई और 1 में, ठीक है। 1 प्लस, आप इसको ऐसे लिखें तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, इट इज 1 प्लस काई ई, इसका मतलब के जो है वो 1 प्लस है, इसका मतलब के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। सो द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that can be applied to the dielectric without its electric breakdown, without its electric breakdown। अभी हमने देखा कि जब हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। क्यों स्ट्रेच होते हैं, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है, कैटायन और एनायन से बना है। तो जब आप लोग मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर एक दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के ऊपर आपने इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दी, तो जो आपका मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है उसका पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगी, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है, ठीक है। उसका जो नेगेटिव आयन आयन है और जो पॉजिटिव आयन है वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, ठीक है। तो एट वन स्टेज एक ऐसा पॉइंट आ, ये धीरे धीरे स्ट्रेच होते जाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनका जो फोर्स लग रही है, जो इसको स्ट्रेच कर रही है, वो इनकी जो बीच में जो बॉन्डिंग है उसको वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। बॉन्डिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। और ये कब होता है जब हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करने के लिए हम लोगों को दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। अब इधर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इधर और नेगेटिव कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेचुरली बढ़ गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से जो आपके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रेचिंग ज़्यादा होने से उनके बीच की बॉन्डिंग वीक होती है, और बॉन्डिंग वीक होने से एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर उनके बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है।
अब बॉन्डिंग ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाता है और वो फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। और फ्री होने के बाद पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो फील्ड के साथ मूव कर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड के ऑपोजिट मूव कर जाते हैं। इस स्टेज में आपका जो डाई इलेक्ट्रिक है अब वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता। ठीक है, मतलब वो अब इंसुलेटर नहीं रहता, क्योंकि चार्ज फ्री हो गए और उन्होंने मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी, तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक नाम भी यहाँ पर जस्टिफाई होता है कि दो तरह का बिहेवियर है। वैसे तो एज ए इंसुलेटर करता है, लेकिन अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो ये कंडक्टर भी बन सकता है। और ये बात समझ में, तो इसीलिए हम इसे डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि हम मैक्सिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इट्स ब्रेकडाउन, कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, कैटायंस एनायंस अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विदाउट इट्स ब्रेकडाउन, दैट इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एंड दैट कैन बी मेजर्ड एज E is equal to, that is electric strength is equal to applied potential per unit D is the thickness of dielectric, V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम लोगों ने अप्लाई किया, और D यहाँ पर थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक होती है, थिकनेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा थिक होगा ब्रेकडाउन उतनी ही कम होगी आपकी। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का भी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का भी। इसके यूनिट अगर आप बनाना चाहें तो वी पोटेंशियल वोल्ट हो जाएंगे, डी डिस्टेंस है तो इसके क्या हो जाएंगे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो जाएंगे। और उसी प्रकार आप डायमेंशन फार्मूला भी बना सकते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, MLT-3A-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, ड्राइव करना है, और मुझे फिर भेजना है कि ये कैसे ड्राइव हुआ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो आपका वैक्यूम होता है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इन्फिनाइट होती है। ठीक है, वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनाइट है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वैक्यूम में आप जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो भाई वैक्यूम में क्या ब्रेक करोगे, जब वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है तो ब्रेक कैसे होगा? ब्रेक तो वो होगा ना जहाँ पर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स यू कैन अप्लाई इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वैक्यूम। ठीक है, उसी प्रकार फिर आगे हम लोग कुछ एयर ले लेते हैं, तो एयर की जो है बहुत ही कम होती है, दैट इज 0.8। थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर भी इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। पेपर आता है, पेपर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 16 के आसपास होता है। और मीका आता है एक मटेरियल, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 80 होता है। ठीक है, तो ये लगभग हम लोग एक कैपेसिटर बनाने में इनका यूज़ करते हैं। तो कैसे देखते हैं हम इसको, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अब कैपेसिटेंस और कैपेसिटर और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं ये कैपेसिटर की कैपेसिटी को या उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वॉच दीज वीडियोस कंटिन्यूसली। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गेट फुली बेनिफिटेड फ्रॉम दीज वीडियोस। ठीक है, सो इनको पूरी तरह से कंटिन्यूस मैनर में देखिए। और अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो ट्राई टू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, एंड दैट यू नो वेरी वेल, 8574700009। ठीक है, ओके, ओके, बाय, टेक केयर।